नमस्कार। कक्षा छठी की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का चौथा अध्याय मानचित्र। आपने ग्लोब के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है और ग्लोब से हम जो है पृथ्वी का अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन यदि हमें किसी एक देश या किसी एक राज्य या ज़िले का, शहर या गांव के बारे में अगर अध्ययन करना पड़े तो ग्लोब हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं हो सकता। ग्लोब से हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। महासागर, महाद्वीप आदि उसके अंदर देखे जा सकते हैं, परंतु कोई छोटी जगह, छोटा स्थान जो है उसका अगर हमें अध्ययन करना पड़े तो हमें फिर मानचित्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो छोटी जो जगह होती है, छोटे स्थान जो होते हैं, उनके लिए जो है हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी समतल जो चपटा कागज है उसके ऊपर जो हम चित्र बनाते हैं किसी भी स्थान का, तो उसको हम मानचित्र कह सकते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। छोटा क्षेत्र और उससे संबंधित कुछ जो तथ्य आंकड़े हैं उनको बताता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जैसे बड़ी किताब के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, हमें जानकारी मिलती है, किसी विषय से संबंधित उसके तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं। उसी प्रकार मानचित्रों में भी जो है काफ़ी जो है तथ्य होते हैं, जिससे हम उस स्थान के बारे में जो है अध्ययन कर पाते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के मानचित्रों को हम जब इकट्ठा करके एक किताब बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं एटलस। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो आकृतियाँ हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, रेगिस्तान इत्यादि जो है, उनको दर्शाने वाले मानचित्रों को हम कहते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। उच्चावच यानी स्थान की जो है ऊंचाई, नीचाई, गहराई, कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, ये भी इसके अंदर बताया जाता है। इसलिए इसको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद अगला मानचित्र आता है राजनीतिक मानचित्र। जब हम राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाना चाहेंगे तो ऐसे मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। थीमेटिक मानचित्र। किसी थीम पर जो मानचित्र होता है उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर
फसलों को दिखाना है कौन सी फसलें हैं, या सड़कें बताना है, कच्ची सड़कें हैं या पक्की सड़कें हैं, राजमार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, या जो है हम वर्षा मानचित्र बनाते हैं, बारिश के बारे में, कितनी बारिश कहाँ पर कितनी होती है, किस जगह पर कम होती है, किस जगह पर ज़्यादा होती है। वनों का वितरण अगर हम दिखाना चाहें या उद्योगों का वितरण हम दिखाना चाहें तो इस प्रकार के सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र इत्यादि, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जिस प्रकार की उसमें सूचना दी गई है उसका वही नाम दिया जाता है। जैसे सड़कों का मानचित्र जो सड़क मानचित्र कहते हैं, फसलों के वितरण के बारे में बताया गया तो उसको फसल मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी कोई भी जो मानचित्र होता है उसमें ये 3 चीजें दर्शाई जाती हैं। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है, आरेखन का मतलब ड्राइंग, अगर इसको इंग्लिश में बोले हम तो ड्राइंग होती है ये एक, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। देखिए, हम पूरी जिस भी स्थान का मानचित्र बनाए उस स्थान को तो पूरे का पूरा का तो जो है हम उसको रख नहीं सकते, या पूरे का अध्ययन हम घूम घूम के करते हैं उसको जो है बहुत ये कह सकते हैं कि हम ये असंभव है कि हम पूरी पृथ्वी पर हर जगह पर जाके और उसका अध्ययन कर पाएँ। अलग अलग जगह पर अलग अलग जो सिस्टम होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनको आसान करने के लिए ताकि सबके पास वो सूचनाएं मिले, तो इसलिए उनको हम जो है मानचित्रों पर दर्शाते हैं। तो इसलिए उस स्थान का हम एक मानचित्र इस ढंग से बनाते हैं कि उसकी जो दूरी है उस दूरी को हम अनुपातिक रूप में ले लेते हैं। जैसे कि 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर, कागज़ के ऊपर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर दर्शा देते हैं, और इस प्रकार से वो मानचित्र जो कागज़ पर बनाया जाता है उस पर जो दूरी है और वास्तव में जो स्थान है उस पर जो दूरी है वो दोनों एक दूसरे के जो है अनुपातिक होती है और वास्तविक होती है। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। इसलिए पैमाना लिखा जाता है उसमें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर जैसे। तो अगर हमें पैमाने का पता है तो हम 2 स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस जगह का हम मानचित्र बना रहे हैं वो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है और उसको हम जो है कई जो उसके सैकड़ों किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अगर हम उसको बड़ा
पैमाने को बड़ा बनाएंगे तो वो हमारे कागज़ पर नहीं आएगा, बहुत बड़ा कागज़ हो जाएगा। इसलिए छोटे कागज़ पर ही हमने नक्शा बनाना होता है, तो जिसको हम उठा सकें, एक दूसरे स्थान पर ले जा सकें, दीवार पर टांग सकें, तो इतना ही कागज़ जो है प्रयोग हो सकता है। और इसलिए हमें जो है एक देश का जब मानचित्र बनाना होता है तो उसके लिए जो है छोटे पैमाने लेने होते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को हम मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से भी दिखा सकते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 मीटर। तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यहाँ दो बात आई कि एक छोटे पैमाने वाला मानचित्र, जब हम बहुत बड़े क्षेत्रफल को दिखाते हैं तो उसके लिए पैमाना छोटा लेते हैं, और जब छोटे क्षेत्र को दिखाते हैं तो उसके लिए बड़ा पैमाना लेते हैं। तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है एक चित्र दिया हुआ है, इसमें जो पैमाना बताया गया है वो ये है 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर। तो इससे हम आराम से जो है नाप कर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को दिखा सकते हैं। नंबर दूसरा जो घटक है वो है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब होता है उत्तर, उत्तर दिशा। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे उत्तर का अगर हमें पता है तो बिल्कुल उसके नीचे जो है वो होगा दक्षिण, और दाहिनी तरफ जो है वो होगा पूर्व, और बाएं तरफ होगा पश्चिम। इस प्रकार से जो है हम दूसरी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। जो ये चित्र 4.2 है, इसमें प्रधान बिंदु जो है इसके अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का हम सही ढंग से पता लगा सकते हैं। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। 1. विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दुकानों से विद्यालय की दिशा। विकास के घर से समुदाय केंद्र, विकास का घर कहाँ पर है? विकास का घर ये है। और समुदाय केंद्र कहाँ पर है? समुदाय केंद्र ये है। तो यहाँ पर हमने जो है ये तीर जो दिया हुआ है, ये तीर इस दाहिनी तरफ, तो इस तीर को देखोगे आप तो तीर में आपको क्या पता चल रहा है? उत्तर दिशा ये है, ऊपर की ओर। और इस प्रकार से अगर हम ये कहें तो ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, और ये पूर्व दिशा है। तो इस प्रकार से विकास से घर से समुदाय केंद्र कहाँ पर है? ऐसे उत्तर की ओर, तो ये कहेंगे हम उत्तर की ओर है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि विकास के घर से अगर ये विद्यालय की बात कहें तो विद्यालय हमारा कैसे है? विद्यालय है इस प्रकार से, यानी
इसको हम कहें तो ये कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर, और जो है अगर हम यहाँ पर इसको कहें ऐसे तो ये पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व के अंदर विद्यालय होगा। तो इस प्रकार से नीचे दक्षिण की ओर अगर कोई स्थान है तो उसको कहेंगे। अगर सामुदायिक केंद्र की बात कहें तो समुदाय के केंद्र से जो है खेल का मैदान किस दिशा में है, तो ये जो है सामुदायिक केंद्र यहाँ पर है, तो खेल का मैदान इसके पूर्व की ओर है। इसी प्रकार विकास के घर से जो है खेल का मैदान कहाँ पर है, ये ऐसे उत्तर पूर्व की ओर। विकास के घर से अगर हम ये कहें कि जो दुकानें हैं, अगर ये इधर से हम इसको ऐसे लें तो ये पश्चिम की ओर, और अगर ये दुकानें की बात करें इधर से तो ये जो है हम कहेंगे कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो है इसको, जब दिशा का तीर का हमें पता चल जाता है तो आसानी से हम किसी भी स्थान से दूसरे स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अब ये जो दो चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए, एक ये दिया हुआ है, इसके अंदर ये सारी दिशाएं दिखाई गई है। दूसरा दिक सूचक, दिशाओं को दिखाने वाले यंत्र को हम दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, यह किसी भी, तीसरा जो घटक है वो है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। दो घटक हम पहले आपको बता चुके हैं, अभी आपको बताया दिशा, पहले था पैमाना, यानी किसी भी मानचित्र को लिए एक पैमाने का होना जरूरी है, अति आवश्यक है। दूसरा था उसके अंदर जो है दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तीसरा आता है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। उनके लिए कुछ विशेष अक्षर बना लिए जाते हैं, या उनके लिए कुछ रंग बना लिए जाते हैं, या कुछ जो है चित्र बना लिए जाते हैं, और ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जो है मानचित्र के अंदर जो है जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, यानी पूरे विश्व के अंदर जो है ये प्रतीक मान्य होते हैं। सभी जितने भी नक्शे या मानचित्र होते हैं उनमें जो प्रतीक हैं वो उनकी भाषा, उनका जो चित्र है वो एक जैसे ही होते हैं। ये रूढ़ जो है प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दिखाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जलाशयों के लिए कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है, नीले रंग का, पर्वतों के लिए भूरे रंग का, पठारों के लिए पीला रंग और मैदानों के लिए हरा रंग। यहाँ पर देखिए आपको चित्र के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि रेलवे लाइन जो है यहाँ पर 3 प्रकार की है। एक तो बड़ी लाइन बोलते हैं जिसको, एक मीटर लाइन होती है और एक रेलवे स्टेशन दिखाया है।
तो बड़ी लाइन को हम इस प्रकार से जो ये चित्र दिखाया गया है ऐसे बनाते हैं नक्शे के अंदर, और मीटर लाइन को हम इस प्रकार से बनाते हैं। और जो हमारा रेलवे स्टेशन होता है उसमें हम इस प्रकार से लाइन दिखाते हैं बड़ी लाइन के साथ में, ये एक रेड डॉट के साथ स्क्वायर, वो जो एक आयत बनाई हुई है खाना, और उस पर RS यानी रेलवे स्टेशन। सड़कें पक्की हो सकती है, कच्ची हो सकती हैं। तो पक्की सड़कों के लिए इसका इस्तेमाल एक सीधी रेखा, जो समांतर दो रेखाओं का, और कच्ची के लिए जिस तरह डॉट 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 समांतर रेखाएं बनाई हुई हैं। सीमाएं अगर हमें दिखानी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए हम इस प्रकार से जो है काफ़ी बोल्ड यानी थोड़ी सी गहरी काले रंग की, और उसके बीच में डॉट फिर इस प्रकार से, और राज्य की सीमाओं के लिए थोड़ी सी उससे और हल्की वो दिखाते हैं, और ज़िले के लिए और पतली रेखा जो है हम बनाते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल अगर दिखानी है तो नदी के लिए हम इस प्रकार से ये नीले रंग की एक आकृति बनाते हैं, और कुएं के लिए एक ब्लैक डॉट बनाते हैं हम काली, और ये जोहड़ या तालाब के लिए इस प्रकार से बनाते हैं, और नहर के आकृति के लिए नक्शे में हम इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, और पुल के लिए ऐसे ये उल्टी जो दो कोष्टक टाइप में। मंदिर दिखाना है तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ये मंदिर है, और गिरजाघर अगर हमें दिखाना होता है तो इस प्रकार से गिरजाघर को दिखाएंगे, और अगर मस्जिद दिखानी है तो ये है, और यदि कोई छतरी है तो उसके लिए इस प्रकार का निशान बनाते हैं। तो मंदिर के लिए ये गिरजाघर, चर्च, और ये मुसलमानों के जो पवित्र स्थान होता है जिसको हम मस्जिद कहते हैं, और ये है छतरी। यदि पोस्ट ऑफिस दिखाना होता है तो PO ऐसे लिखते हैं, और यदि पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस दिखाना होता है तो ये वाला निशान, और यदि पुलिस स्टेशन दिखाना होता है तो ये। इसी प्रकार से बस्ती दिखाने के लिए हम जो है इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये वाला, और अगर कब्रिस्तान दिखाना है, शमशान घाट, तो इसका प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से पेड़ और घास दिखाने के लिए, पेड़ों के लिए इनका चिन्ह का प्रयोग होता है, और घास के लिए इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये अगला जो मानचित्र दिखाया हुआ है, चित्र जो बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए, जैसे इसने बताया डुमरी ये बस्ती है, इसके चारों ओर ये पेड़ दिखाए गए हैं, ये छतरी है यहाँ पर, ये वाली, ये बसंतपुर गांव दिखाया है, बस्ती है ये वाली, ये पेड़ है, पेड़ों के लिए ऐसे बना दिया गया। ये जो है तालाब है। इसी प्रकार से ये जो दिखाई हुई है जैसे ये लाइनें, ये वाली, ये कच्ची सड़क है। ये जो दिखाई है ये वाली लाइनें जैसे ये है, ये और ये है, ये वाली, ये पक्की सड़क है। और ये जो है ये मस्जिद दिखाई हुई है। इसी प्रकार से ये और बस्ती है, ये छतरी है, ये डुमरी गांव है, ये विद्यालय का दिखा दिया, ये पुलिस स्टेशन है, थाना, ये पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है, ये जिस तरह से गिरजाघर है, ये कच्ची सड़क है, ये वाली, ये कच्ची सड़क है, ये जैसे कब्रिस्तान दिखाया गया है, ये जैसे नदी है, ये मंदिर दिखाया है, मंदिर हिंदुओं के लिए मंदिर का प्रयोग होता है। और ये जो है ये वाली जो ये दिखाई हुई है, ये बड़ी लाइन दिखाई है, ये मीटर लाइन दिखा रखी है, ये वाली, ये जो है ये वाली मीटर लाइन। तो इस प्रकार से हम जो है इन प्रतीकों की मदद से जो है वहाँ पर जो अन्य जो चीज़ें हैं जैसे भवन है, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय या सड़क कच्ची पक्की या सीमाएं जो हैं उनको दिखाने के लिए प्रतीकों का जो है सहारा लेते हैं।
रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है, ये भी एक ड्राइंग है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। कुछ ऐसे भी जो हम जो है आरेख तैयार करते हैं जिसके लिए हम किसी पैमाने का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वो एक याददाश्त के आधार पर और जो स्थानीय जो हमारे प्रेक्षण होते हैं उनके आधार पर होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना देता है, एक कच्ची ड्राइंग बना देता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे हमें किसी स्थान का पता नहीं और वहाँ जाना है तो हम कई बार समझाते हैं, तुम वहाँ जाओगे, वहाँ से जो है कागज़ के ऊपर बना देते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आएगी, वहाँ से आप जो है इस तरफ मुड़ जाओगे, उसके बाद एक ये चीज़ आएगी और वहाँ से जैसे बाईं तरफ मुड़ोगे तो आगे आपको जो है मिल जाएगा। एक वहाँ का कोई मशहूर स्थान भी बता दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम उसको जो बिना किसी पैमाने का याददाश्त के आधार पर जो कच्चा आरेखन तैयार किया जाता है उसको हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर हमने जो है आपको कई मानचित्रों के नाम बताए हैं, जिसमें एक प्रकार ये भी थी रेखा चित्र मानचित्र, जैसे प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और रेखा चित्र मानचित्र। एक खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे से क्षेत्र का हम बहुत बड़े पैमाने पर एक खाका तैयार करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेखा चित्र खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। मोटे तौर पर किसी चीज़ को समझाने के लिए खाका तैयार किया जाता है। जैसे हम किसी कमरे का या मकान का एक जो है चित्र बना देते हैं, कमरा यहाँ पर है, यहाँ पर गैलरी है, यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं, तो इस प्रकार से हम एक खाका तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं खाका। तो इस पाठ में इतना ही था। इसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। आप इस पाठ को बार बार पढ़ोगे तो आपको अभ्यास के प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। जैसे मानचित्र के 3 जो घटक कौन कौन से हैं, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, पैमाना, दूसरा जैसे दूरी, तीसरा प्रतीक। इसी प्रकार से प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाएं जो हैं ये प्रधान हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के पैमाने से मतलब है कि हम जिस स्थान का भी मानचित्र बना रहे हैं तो उस स्थान की जो क्षेत्रफल की जो दूरी है उसको हम जो है कागज़ के ऊपर जो है कुछ सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, कुछ अनुपात में। जैसे 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं या 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं, तो उसको जो है हम कहते हैं पैमाने। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझ, उसको हम कहते हैं पैमाना, अनुपातिक। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? देखिए, ग्लोब जो है हमारी पूरी पृथ्वी के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस समय हमें जो है ग्लोब की सहायता सबसे बढ़िया महसूस होती है, क्योंकि उसमें जो है हम जब ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है, कर्क रेखा, मकर रेखा, मध्याह्न रेखा आदि को, तो उस समय हम जो है ग्लोब को ज़्यादा सहायक बना सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी छोटे स्थान को दिखाना चाहें, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उस समय ग्लोब हमारे लिए ज़्यादा सहायक सिद्ध नहीं हो पाता।
इसलिए उसके लिए मानचित्र जो है वो ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि मानचित्र पर उस स्थान को पूरी तरह से उससे संबंधित जितने आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उनको दिखाया जा सकता है एक मानचित्र पर, जो कि ग्लोब पर संभव नहीं है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र जो है बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर बनाए जाते हैं, लेकिन खाका जो है वो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जो है एक बनाया गया चित्र है, मानचित्र है, आरेखन है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो देखिए, दो प्रकार के हमारे मानचित्र हैं, एक छोटे पैमाने का मानचित्र और एक बड़े पैमाने का मानचित्र। छोटे पैमाने के मानचित्र में हम बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन एक बड़े पैमाने के मानचित्र में हम जो है एक स्थान की बहुत ज़्यादा जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीकों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मानचित्र में उसी रूप में नहीं दिखा सकते। उसके लिए हमने प्रतीक बनाए हुए हैं, जिससे हम जो है उसमें प्रतीकों की मदद से उस स्थान पर कौन सी चीज़ें हैं उनका पता कर सकते हैं। और जो प्रतीक है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, और उनके विशेष रूप से जो प्रतीक हैं वो पूरे विश्व के अंदर लागू हैं। इसलिए हम एक मानचित्र में प्रतीकों की मदद से उस स्थान पर क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं उनका पता आसानी से लगा सकते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशयों को। मैदानों के लिए हरा होता है और पर्वतों के लिए भूरे रंग का होता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का प्रयोग जो है वो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। पैमाने का जो है हम जरूरत महसूस करते हैं मानचित्र के लिए। तो ये है, आओ कुछ करें या आप करके देखना है। अपनी कक्षा के कमरे का रेखाचित्र खींचे तथा उस कमरे में रखे सामान जैसे शिक्षक की मेज, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, दरवाज़ा या खिड़कियों की दिशाएं को दिखाएं। आप अपने स्कूल का एक रेखाचित्र खींचे एवं निम्नलिखित को दर्शाएं। तो इस प्रकार से ये आप जो है नीचे आओ खेलें। यहाँ पर एक मनोरंजन पार्क का रेखाचित्र खींचे जहाँ आप बहुत से मनोरंजक क्रियाकलापों को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए झूला, स्लाइड, झूमो झूमो, चक्कर, नौका विहार, तैरना, आश्चर्यजनक दर्पण में देखना आदि, अथवा अपने मन के अनुसार कुछ चीज़ें। तो ये पाठ इतना ही था और कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है आप इससे आगे